This conference will now be recorded. ये असाइनमेंट आपको दी थी करने के लिए कि पहले आपने डबल एंट्री सिस्टम के 8 क्वेश्चन हैं वो इस वीक में पूरे करने हैं। एक दफा आप कंप्लीट करोगे तो फिर सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन कुछ दिए थे करने के लिए आप लोगों को। 6 क्वेश्चन ये हैं, ये आपने करने। ये फॉर्मेट आपको दिया था कल, मैंने आपको करवाया था स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, ये लिखने 2 दफा लिखने के लिए आपको दिया था, जिसमें इसमें बहुत डिटेल है, लेकिन हमने जो लिखा है उसमें से वो चीजें लिखी हैं जो हमसे ज्यादा लिंक्ड है। ये बहुत डिटेल है। ठीक है, अब यहां से इसका आज हम पहला सवाल करते हैं। अभी हम पहला क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल वही फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। उस फॉर्मेट में जो जो बातें लिखी हुई हैं उन बातों को ध्यान में रख के काम करते हैं। ठीक है मेरे भाई, मोहम्मद अली का सवाल है कि सर स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में 3 टाइम अमाउंट लिखी हुई है, कौन सी 3 टाइम अमाउंट की बात कर रहे हो? अभी सवाल देखो जरा, और इस सवाल से आपको काफी चीजें बेहतर समझ लगेंगी। ठीक है, एक बंदा कहता है कि सर पीडीएफ में फॉर्मेट सेंड कर दें। मेरे भाई ये असाइनमेंट पीडीएफ में ही सेंड की हुई है। ये असाइनमेंट जो आपको दी हुई है वो पीडीएफ में तो है, और इसी असाइनमेंट के अंदर ही तो फॉर्मेट है। हाँ, जो मैंने आपको पहले लिख कर दिया था वो तो अब लिखा गया, वो कल क्लास में था। चले, मोहम्मद खान ने कहा कि उनके पास नहीं है जी, दोबारा मैं सेंड कर दूंगा। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे पहला सवाल करने लगे हम, और हम इंशाल्लाह संडे तक इस असाइनमेंट को कंप्लीट कर लेंगे। राइट, और आप लोगों को इस खुशखबरी भी मैं दूंगा कि इस संडे को आपकी क्लास नहीं होगी। आप लोगों के लिए ये खुशखबरी है कि आप लोगों ने ये असाइनमेंट कंप्लीट करनी है, जिसमें जर्नल, ट्रायल बैलेंस और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, क्योंकि इंशाल्लाह कोशिश यही है कि मंडे को नया टॉपिक स्टार्ट किया जाए। मतलब बेसिक अकाउंटिंग खत्म हो जाएगी, मंडे से फिर टॉपिक शुरू हो जाएंगे जिसमें से एग्जाम्स पेपर में आया जाता है, यानी वहां से कोई ना कोई सवाल हर दफा आता है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 1, मुख्तार began trading on 1st January 2013. The following information has been extracted from his accounting record. एक बात याद रख लें, जब भी कोई बिजनेस उसी साल स्टार्ट हो रहा हो उसका ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया होगा। अब ये बातें सारे उन लोगों को समझ लगेंगी जिन लोगों ने कल 2 दफा फॉर्मेट लिखे हैं। जो बातें अभी मैं करने लगा हूं, ये तमाम बातें उन लोगों को बहुत अच्छी समझ लगेंगी जिन लोगों ने ये फॉर्मेट 2 दफा लिखा है। बिजनेस जब स्टार्ट किया जाए तो आपने कॉस्ट ऑफ सेल में लिखा होगा, कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर आप लोग ओपनिंग स्टॉक लिखते हो। ओपनिंग स्टॉक वो स्टॉक होता है जो पिछले साल बच गया था, पिछले साल क्लोजिंग स्टॉक था, इस साल ओपनिंग स्टॉक है। और अगर बिजनेस इसी साल शुरू हुआ है तो फिर तो ओपनिंग स्टॉक होगा ही नहीं।
क्योंकि पिछले साल तो बिजनेस ही नहीं था। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हिज रिकॉर्ड। सेल्स, आपको पता है सेल्स की अमाउंट मैंने कहाँ लिखनी है, परचेजेस, सैलरीज, मोटर एक्सपेंसेस, रेंट, इंश्योरेंस, जर्नल एक्सपेंसेस, प्रेमिसेस, मोटर व्हीकल, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, कैश, ड्राइंग्स और कैपिटल। हमें ये इंफॉर्मेशन बताई हुई है। उसके बाद हमारा ईयर एंड है 30 जून 2013। कौन सा साल एंड करना है? 30 जून 2013। कहता है इन्वेंट्री मतलब स्टॉक एज एट 30 जून 13 वाज 25,480। ये हमें क्लोजिंग स्टॉक बताया हुआ है, एंड वाली डेट का बताया है ना, तो ये क्लोजिंग स्टॉक है। कहते हैं प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट दैट डेट। कहता है इस डेट की स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम भी बनाओ और इसी डेट की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी बनाओ। तो हम शुरू हो जाते हैं जनाब। मुख्तार बिजनेसमैन का नाम है। सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। For the year ended 30th June 2013। ये हमने हेडिंग अपनी बना ली स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम। अब स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम का फॉर्मेट ही याद किया हुआ हमने यहां पर लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे सेल्स। सेल्स की जगह रेवेन्यू भी लिखा जाता है। सेल्स की जगह रेवेन्यू भी लिखा जाता है। तो हमारे क्वेश्चन के अंदर सेल्स गिवन है 184,620। 184,620। उसके बाद हमने इसमें से सेल्स रिटर्न माइनस करनी है, वो क्वेश्चन के अंदर है ही नहीं। सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न नहीं है। आप अपने फॉर्मेट में देखें तो हमने क्या करना है, डायरेक्ट सेल्स रिटर्न को ही यहां पर लिख देना है। सॉरी, सेल्स को। अगर सेल्स रिटर्न होती तो माइनस करके लिखते फाइनल कॉलम में, और अगर सेल्स रिटर्न ना हो तो पूरी सेल्स को ही लिख दिया जाता है। ठीक है, ये अगर आपने फॉर्मेट नहीं भी किया ना, तो कल वाला फॉर्मेट अपने सामने रख कर ही बैठ जाए। लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में आपको याद होगा कि कॉस्ट ऑफ सेल में लिखा जाता है ओपनिंग स्टॉक, जो कि इस क्वेश्चन के अंदर नहीं है। एड परचेजेस, तो जनाब आपको परचेजेस गिवन है 146,290। 146,290 फॉर्मेट के हिसाब से इसके अंदर कैरेज इन ऐड करते हैं, परचेज रिटर्न माइनस करते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी ऐड करते हैं। क्वेश्चन के अंदर ये कुछ भी नहीं है।
हमने फॉर्मेट को याद करना है और उसमें से जो चीजें होंगी लिखनी सिर्फ वही है क्वेश्चन में। तो उसके बाद है लेस क्लोजिंग स्टॉक। लेस कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा आपको, ज्यादातर, हमेशा नहीं, क्वेश्चन के बाहर होगा। ये ट्रायल बैलेंस या इंफॉर्मेशन से अलग से बताया होगा। 25,480 हमारा क्लोजिंग स्टॉक, तो 25,480। लो जनाब, अपने कैलकुलेटर निकालें, मुझे कॉस्ट ऑफ सेल की वैल्यू बताएं। ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं, परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, जल्दी से बताएं वैल्यू क्या आ रही है। सर 120810। 120810। लो जनाब, सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस कर दो तो आपके पास जो अमाउंट आएगी दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट। तो बताएं जनाब, सेल मतलब 184,620 माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स 120810, तो बताएं आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है। 63810, 63810। डन होगी बात। चलें जी, आगे चलते हैं। सर जी मुझे नहीं कैलकुलेट करना आ रहा, मेरे से नहीं निकला आंसर, प्लीज आपका जरा करवा देंगे किसका करना है। आपके पास कैलकुलेटर है? जी जी सर। तो सबसे पहले ये परचेज में से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करें तो आपके पास आएगी कॉस्ट ऑफ सेल। ये आई है आपके पास? ओके सर, अच्छा मैंने वो सेल्स भी बीच में ऐड कर दी थी। अच्छा ठीक है सर। एक फिर लाइन उसकी लाइन के बाद वाली इंफॉर्मेशन नहीं होती है। लाइन जब लग जाती है तो वो इंफॉर्मेशन क्लोज हो जाती है। अब कॉस्ट ऑफ सेल भी क्लोज हो गई है, फिर हमने ओके सेल सर ओके ये माइनस किया तो आपके पास ये ग्रॉस प्रॉफिट आ ठीक हो गया सर। गया। आ सर जाए। जो हमने टोटल जो आंसर निकाला है वो ये वाली राइट साइड पे जो लाइन है इसका निकालना है। हाँ जी, राइट साइड का जो कॉलम है। ठीक हो गया सर, ओके थैंक यू। उसके बाद है ऐड अदर इनकम। अपने फॉर्मेट में देखें, फॉर्मेट में लिखा हुआ है ऐड अदर इनकम, लेकिन क्वेश्चन के अंदर अदर इनकम कोई है ही नहीं। हमने करना है ऐड अदर इनकम, लेकिन क्वेश्चन के अंदर अदर इनकम कोई है ही नहीं, तो हम वो कॉलम ही नहीं बनाएंगे। आपके सामने क्वेश्चन है, इस पूरे क्वेश्चन में आप देख लें, अदर इनकम की कोई इंफॉर्मेशन नहीं, ना डिस्काउंट रिसीव्ड है, ना कमीशन रिसीव्ड है, ना कोई डिविडेंड है, ना कोई गेन ऑन डिस्पोजल है, कोई भी अदर इनकम का एलिमेंट नहीं है। तो हम अदर इनकम का हेड ही नहीं पे लिखेंगे और हम डायरेक्ट लिख देंगे लेस अदर एक्सपेंसेस। लेस कर देंगे डायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस। मोस्टली सबसे लंबी जो लिस्ट होती है वो अदर एक्सपेंसेस की होती है। मोस्ट ऑफ द केसेस जो सबसे लंबी लिस्ट होती है वो अदर एक्सपेंसेस की होती है, और इसमें टेक्निकल चीजें कम होती हैं। लंबी लिस्ट जरूर होती है लेकिन चीजें टेक्निकल नहीं होती। ओके होगी बात। चलें जी, तो आ जाओ जरा अदर एक्सपेंस को देखते जाते हैं। यहां से शुरू होते हैं। सैलरी 21,500, सैलरीज
21,500। उसके बाद मोटर एक्सपेंसेस 5,200। फिर उसके बाद रेंट 6,700। उसके बाद इंश्योरेंस 1,110। उसके बाद जर्नल एक्सपेंसेस 1050। उसके बाद और कोई एक्सपेंस नहीं है। उसके बाद आपका कोई भी और एक्सपेंस नहीं है। आप देख लें, चेक करके देख लें। अब आपने सारे एक्सपेंसेस को ऐड करके सर ये मोटर व्हीकल एसेट है? एसेट है। मोटर व्हीकल हमारा एसेट होता है। मोटर व्हीकल हमारा एसेट होता है। प्रेमिसेस हमारी बिल्डिंग को कहते हैं, वो भी हमारा एसेट है। तो जनाब मुझे बताएं एक्सपेंसेस की लिस्ट ऐड करके कितने एक्सपेंसेस बनते हैं टोटल? 21,500, 5,200, 6,700, 1,110 और 1,050। 35,560। लो मेरे भाई, ग्रॉस प्रॉफिट में से अदर एक्सपेंस माइनस कर दो तो आपके पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट। अब क्या करेंगे? 63810 में से अदर एक्सपेंस भी माइनस कर देंगे सारे, तो आपके पास ये आपने एरो नहीं बनाने, आप लोगों ने एरो नहीं बनाने, वो तो आपको बताने के लिए बस। जी जनाब, माइनस करें ग्रॉस प्रॉफिट में से अदर एक्सपेंस 28,250। ये हमारा नेट प्रॉफिट आ गया 28,250। देखिए सबका यही आ रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट में से अदर एक्सपेंस माइनस करके बताएं, आप सबका यही आ रहा है। चलें सर जी ये गुड्डो की जनरल बात एक्सपेंसेस का क्या मीनिंग है? इसमें क्या कुछ आता है जनरल एक्सपेंसेस में? सकते हैं। छोटे मोटे जो मिसलिनियस एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें जर्नल एक्सपेंस कह देते हैं। यानी आप ऑफिस के अंदर चाय शाय पी रहे हो, कुछ स्टेशनरी छोटी मोटी खरीद रहे हो, या ही छोटे मोटे एक्सपेंसेस जनरली जो हो जाते हैं। ठीक हो गया सर। लेकिन उसने ये हमें बता दिया कि ये हमारे एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस की लिस्ट में ही लिखने हैं। चलें जी, ये हमारी स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम पूरी होगी। अब बताओ जरा जी, जिस शख्स ने इस फॉर्मेट को 2 दफा लिखा है उसने ये एंजॉय किया होगा क्वेश्चन, और जिसने नहीं लिखा उसको परेशानी हो रही होगी, और ये परेशानी रियल परेशानी है। अब हम आते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। एक शख्स का सवाल है कि सर अगर ये नेगेटिव होगा तो लॉस होगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर आंसर नेगेटिव में आएगा तो वो हमारा लॉस ही कहलाएगा। आगे चलते हैं। अब हमने बनाना है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का फॉर्मेट। जी वही तरीकाकार वही है, नाम लिखेंगे, मुख्तार, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब्दुल्ला का सवाल है कि सर उसके साथ फिर प्रॉफिट लॉस लिखेंगे। बिल्कुल लॉस लिखेंगे।
नेट लॉस, वर्ड में क्या आ जाएगा? नेट लॉस, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन as at 30th June 2013। अहमद शहजाद का सवाल था कि सर बैड डेट्स किस लिस्ट में आएंगे? बैड डेट्स हमारे एक्सपेंस की लिस्ट में होते हैं। बैड डेट्स हमारी एक्सपेंसेस की लिस्ट में होते हैं। चलें जी, अब आपको याद होगा कल जो हमने सीखा था, सबसे पहले हम लिखते हैं नॉन करंट एसेट्स की लिस्ट। नॉन करंट एसेट की लिस्ट हमारे इस क्वेश्चन के अंदर दो नॉन करंट एसेट है। हमारे इस क्वेश्चन के अंदर दो नॉन करंट एसेट्स हैं, एक है प्रेमिसेस और एक है मोटर व्हीकल। जितने भी होंगे सिर्फ वही लिखने हैं, सारी लिस्ट नहीं लिखते होते। तो प्रेमिसेस 15,000 और मोटर व्हीकल 12,000। प्रेमिसेस 15,000 और मोटर व्हीकल 12,000। तो हम लिखेंगे प्रेमिसेस 15,000, मोटर व्हीकल 12,000 और इसको टोटल करके फाइनल कॉलम में लिख देंगे 27,000। ओके होगी बात? चलें जी, फिर आएगा करंट एसेट। वही बात मैं दोबारा कहूंगा, वो बंदा एंजॉय कर रहा होगा जिसने फॉर्मेट लिखा होगा, और वो बंदा इंतहाई परेशान हो रहा होगा जिसने फॉर्मेट नहीं लिखा। जी जनाब, आगे चलते हैं। फिर करंट एसेट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग क्लोजिंग स्टॉक से लिखना शुरू किया करें। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप करंट एसेट को स्टॉक से लिखना शुरू किया करें। उसका आपको फायदा ये होगा कि अक्सर स्टूडेंट्स क्लोजिंग स्टॉक को लिखना भूल जाते हैं, तो आप भूलेंगे नहीं। तो स्टॉक लिखना कौन सा होता है, ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक? स्टॉक लिखना कौन सा होता है? क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कभी भी नहीं लिखते होते एसेट के अंदर, क्योंकि वो तो पिछले साल का स्टॉक होता है, इस साल का नहीं होता। वो पिछले साल का स्टॉक होता है, इस साल का वो स्टॉक नहीं होता। बात क्लियर हुई जी? तो स्टॉक लिखेंगे और उसके बाद डेटर्स की वैल्यू लिखा करेंगे। स्टॉक लिखेंगे और उसके बाद डेटर्स की वैल्यू लिखेंगे। तो आ जाए जनाब, स्टॉक लिखते हैं पहले 25,480। फिर हमने सारे लिखने, सारे करंट एसेट्स हैं। फिर है आपके पास ट्रेड रिसीवेबल,
ये भी हमारा करंट एसेट होता है। ट्रेड रिसीवेबल्स वो कितने हैं जनाब? 19,500। फिर हमारा करंट एसेट है कैश। फिर हमारा करंट एसेट कितना है? क्या है? कैश। कैश है जनाब 16,940। 16,940 कैश। 16,940। लो जनाब, करंट एसेट की लिस्ट खत्म हो गई। आप मुझे इसका टोटल बता दें और मैं जो लोगों ने सवाल पूछे हैं उनका 290920 290 920 920 290 920 920 920। देखो यही है सबका। 61920 आ रहा है यार। सर ये तो नहीं आ रहा, 61920 आ रहा है मेरा तो। सिर्फ ये पता करंट नहीं क्या एसेट है। बताना है, कभी टोटल करें। 61920 61920। अच्छा, सवाल था कि सर सेल्स में जो ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट होती है वो क्वेश्चन में मेंशन होती है लाइक क्लोजिंग स्टॉक। सेल्स का कोई स्टॉक ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होता। सेल तो सेल हो जाता है। ओपनिंग स्टॉक जो बताया होगा वो बताया होगा क्वेश्चन के अंदर, नहीं बताया होगा तो होगा ही नहीं। ठीक है, चले जनाब, फिर हम लिखते हैं यहां पर टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स 88,920। तो ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का आधा हिस्सा हो गया। कल एक स्टूडेंट ने सवाल किया था कि सर बैलेंस शीट हमने पढ़ा या नहीं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट का नया नाम है। बैलेंस शीट एक पुराना नाम होता था स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का, और नया नाम है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और पुराना इसी का नाम होता था बैलेंस शीट। ठीक है, चले जनाब आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटीज। तो सबसे पहले इक्विटी। इक्विटी में क्या क्या चीज आती है? सबसे पहले कैपिटल। क्वेश्चन के अंदर कैपिटल बताया हुआ है जनाब हमें 54,240 54,240। हम इसमें ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट। कितना आया था नेट प्रॉफिट, याद है किसी को? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से नेट प्रॉफिट कितना आया था? 28,250। और इसमें से लेस कर देंगे हम ड्राइंग्स। सारी वही फॉर्मेट की बातें हो रही हैं। जो चीज फॉर्मेट में नहीं होगी नहीं लिखेंगे, और जो चीज होगी वही लिख देंगे। 8,950। 8,950। लो जनाब, मुझे इक्विटी की वैल्यू बता दें। 73,540। असद का सवाल था। असद का सवाल है कि सर एडिशनल कैपिटल किसे कहते हैं? असद भाई, जब बिजनेस शुरू किया जाता है तो वो कैपिटल होता है। बिजनेस के दौरान, मतलब आपने 2 साल पहले बिजनेस किया था शुरू, आज तीसरा साल है, आप अपनी जेब से मजीद पैसे लगाएंगे जब मर्जी, वो भी कैपिटल ही होगा, तो उसे हम एडिशनल कैपिटल कह देते हैं।
कि एक तो बिजनेस के स्टार्ट में पैसा लगाया जाता है ना, एक स्टार्ट होने के बाद भी अगर खुद का पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर दो, वो एडिशनल कैपिटल कहलाता है। इस क्वेश्चन के अंदर नॉन करंट लायबिलिटी कोई भी नहीं है। इस क्वेश्चन के अंदर नॉन करंट लायबिलिटी कोई भी नहीं है, तो सिर्फ करंट लायबिलिटीज हैं, वो भी सिर्फ एक है, 15,380। 15,380 अकाउंट पेएबल के नाम से 15,380 और कोई करंट लायबिलिटी नहीं है, तो हम लिखेंगे टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज। जी जनाब, इक्विटी और लायबिलिटीज को ऐड करें जरा, तो 88,920। लो मेरे भाई जरा गौर फरमाए, टोटल एसेट्स का आंसर आपके टोटल एसेट का आंसर और टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी का आंसर अगर बराबर नहीं आएगा तो आपका क्वेश्चन गलत होगा। अगर टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी का टोटल आंसर बराबर नहीं आएगा तो आपका आंसर सही कंसीडर नहीं होगा। अब एक बंदे का सवाल था कि सर इक्विटी किसे कहते हैं? इक्विटी कहते हैं पार्ट ऑफ द ऑनर, ऑनर की चीजें। मतलब ऑनर ने कैपिटल इन्वेस्ट किया, वो जितना प्रॉफिट आता है वो भी ऑनर को बिलोंग करता है ना, और उसमें से जितने पैसे ऑनर निकाल लेता है, ये होता है पार्ट ऑफ द ऑनर। के ऑनर की का कितना, अक्सर लोग तो कैपिटल को ही इक्विटी कह देते हैं, लेकिन कैपिटल होता है प्योर जो इन्वेस्टमेंट होती है, और इक्विटी होता है कि बाद में जो उसके अंदर प्रॉफिट वगैरह ऐड होते रहते हैं, ड्राइंग्स माइनस होती रहती हैं, तो वो इक्विटी कहलाता है। ठीक होगी बात? चलें जनाब, तो अब आप लोगों ने, क्योंकि आज जुमातुल मुबारक है तो आज क्लास यही तक करते हैं। ये क्वेश्चन दोबारा करना है, और जिसने फॉर्मेट नहीं लिखा वो पहले फॉर्मेट लिखेगा, और फिर क्वेश्चन नंबर 2 करना है। इंतहाई अच्छा सवाल है ये, तो सिर्फ 2 सवाल करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन, बल्कि 3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन आपने कल तक कर लेने हैं, ठीक है? फिर उसके बाद मैं आपको चीजें नेक्स्ट सिखाऊंगा, ठीक है जनाब? पहला क्वेश्चन भी दोबारा करना है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 करना है, और फिर क्वेश्चन नंबर 3 करना है, और मैं कल क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करवाऊंगा। ठीक हो गया जनाब? कुछ लोग कल का लेक्चर मांग रहे हैं। मेरे भाई लेक्चर मांगना अच्छी बात नहीं है, ठीक है? सर क्योंकि आप सर ये पीडीएफ ग्रुप में दोबारा शेयर कर दीजिए प्लीज। मैं ये पीडीएफ ग्रुप में दोबारा शेयर कर दूंगा, ठीक है जनाब? तो इंशाल्लाह कल मिलते इसी टाइम पे। और सर जी जुहेब भाई, क्या बात है? सर रिकॉर्डिंग चाहिए कल की। सर वो बारिश थी, इसकी वजह से नहीं लिया गया लेक्चर। क्यों नहीं लिए? यही नेट इशू था कोई हाल नहीं तेरा। सर, कसम से नहीं लिया गया। ठीक है, ठीक है। सर ये घूमने गया हुआ था, बहाने कार्ड है। सबसे ज्यादा तो मैसेज मुझे हमाद के आते हैं कि सर रिकॉर्डिंग सेंड कर दें। ये सोया रहता है क्लास सर में। पिछली असाइनमेंट करवानी है। सर बच्चे बड़े मैसेज कर रहे थे कि रिकॉर्डिंग के वगैरह के हवाले से, तो फिर इसलिए आपको मैसेज किया था। अच्छा चले, ठीक है, कर दूंगा सेंड इंशाल्लाह। यहाँ से कर दीजिएगा, और सर समझ नहीं यार असाइनमेंट का बता दें। किसका बताना है अमना? सर पिछली असाइनमेंट का बता दें, वो किस डेट को सबमिट करवानी है आपको? मंडे से पहले कुछ पहले, मंडे से पहले पहले।
ठीक है। और उसके बाद कुछ लोगों के सवाल है, मैं उनका आंसर दे दूं। ज्यादा तो सवाल ही यही है कि कल की रिकॉर्डिंग सेंड कर दें। जुबैर कहता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन प्रीवियस डेट की। नहीं मेरे भाई, जिस डेट की होती है उसी डेट की लिखते हैं, ठीक है, जिस डेट की होती है उसी डेट की लिखते हैं। असद अली का सवाल है बैंक ओवरड्राफ्ट क्या चीज है? बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी लायबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी करंट लायबिलिटी होती है। बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी होती है, ठीक है जनाब। चलें जी, सर ओके जी, अल्लाह हाफिज जी। सर लाइटनिंग एंड हीटिंग एक्सपेंस ये कौन से एक्सपेंस में आएगा? अदर एक्सपेंस में आएगा या? अदर एक्सपेंस, अदर, ठीक। ओके, अल्लाह हाफिज।